प्रीवियस वाले वीडियो में एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे हम लोग अभी डेंसिटी वाले टर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डेंसिटी तो वैसे लोअर स्टैंडर्ड से तुम लोग पढ़ते आ रहे हो कि डेंसिटी क्या होती है करके, उस पर मेरा डिस्कशन नहीं है राइट नाउ। ये टॉपिक देखो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें बस एक हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए, सिर्फ उतना है। ठीक है, इस पर कभी तुम्हें कोई सवाल नहीं दिखेगा, बट इससे एक फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, वो तुम्हें यूज़ में आएगा। तो जैसे सबसे पहले अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, तो अभी तक हम लोगों ने कभी डेंसिटी को क्लासीफाई नहीं किया। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप की डेंसिटी होती है। पहली होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरा हम लोगों के पास होता है रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, अब जैसे रिलेटिव वर्ड का मुझे तुम्हें मतलब बताने की नीड नहीं पड़नी चाहिए कि ऑब्वियस है कि उस डेंसिटी को किसी के रिस्पेक्ट में निकाला गया, जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास है ना, वैसा ही। और एब्सोल्यूट का मतलब हमारे पास एक मशीन थी, उस मशीन से हमने उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल ली, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं निकाली है। ठीक है, तो अगर मैं पहले एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में बात करूँ, एडी के बारे में, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी इज नथिंग बट इट इज़ मास बाय वॉल्यूम। बस ख़त्म। जो तुम आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, इट इज़ मास बाय वॉल्यूम, तो वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो आपकी एब्सोल्यूट डेंसिटी ही होती है। पॉइंट नंबर 2, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है कि वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व है। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में वॉल्यूम वाला टर्म इन्वॉल्व है। एंड हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होता है, तुम्हारी टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से वहाँ पे जो वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम भी क्या होता है, चेंज होता है। और अगर इमेजिन करो ये डिनोमिनेटर में रहने वाला वॉल्यूम अगर तुम्हारा टेम्परेचर की वजह से अगर चेंज हुआ, तो ये इंडिकेट करेगा करके कि वहाँ पे तुम्हारी एब्सोल्यूट डेंसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी। सो देयरफॉर वी कैन से दैट कि एब्सोल्यूट डेंसिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। जैसे तुम्हें पता है कि अगेन बचपन में हम जब डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम यूज़ करते थे, तो वहाँ पे यूनिट हम लोग क्या क्या यूज़ करते थे, जैसे वहाँ पे यूज़ कर लिया ग्राम पर ml, है ना। और ml को और कुछ नहीं बल्कि सेंटीमीटर क्यूब कहते हैं, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको ऐसा कह सकते हो kg पर मीटर क्यूब। ये एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट्स है करके, बराबर। अच्छा, अब बस इसमें एक चीज़ मुझे तुम्हें बतानी है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी अगर मैं सॉलिड या फिर अगर मैं मेजर कर रही हूँ, तो एब्सोल्यूट डेंसिटी का मतलब होगा उस पर्टिकुलर सॉलिड या उस पर्टिकुलर लिक्विड का मास डिवाइडेड बाय उस पर्टिकुलर सॉलिड या उस पर्टिकुलर लिक्विड का वॉल्यूम। लेकिन अगर हम लोगों को एब्सोल्यूट डेंसिटी किसी गैस वाली चीज़ की कैलकुलेट करनी है, तो ऐसे केस में हम लोग वहाँ पर ये नहीं लेते करके कि आपने गैस में उसका मास, वहाँ पे लिया जाता है मोलर मास ऑफ गैस। ठीक है, बस ये एक पॉइंट तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, ये तुम्हारे लिए डिफरेंट है, उससे पहले तुमने नहीं पढ़ा। ठीक है, और डिवाइड हम उसे किससे करते हैं, वीएम का मतलब जानते हो, अभी इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने सीखा है मोलर वॉल्यूम। ठीक है, मोलर वॉल्यूम कहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, 1 मोल के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो ये होता है तुम्हारे एब्सोल्यूट डेंसिटी के बारे में। दैट्स ऑल, जितना हमें जानना था उतना हम जान चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग मूव करते हैं किस चीज़ पे, तुम लोगों के रिलेटिव डेंसिटी वाले टर्म पे। अब जो जैसे इसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी, वैसे ही इसका काम भी है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी में आप किसी और के रिस्पेक्ट में डेंसिटी निकालते हो। जैसे अगर मैं ये कहूँगी मुझे 20 मार्क्स हैं एंड तुम्हें 80 मार्क्स है, तो मुझे कितने 1/4 हैं तुम्हारे कंपेयर में, राइट तुम्हारे, या फिर मैं कह सकती हूँ कि मेरे कंपेयर में तुम्हें 4 टाइम्स है। तो 4 क्या तुम्हारी एग्जैक्ट मार्क्स हुए क्या, 4 टाइम्स क्या तुम्हारा एग्जैक्ट मार्क्स है, नहीं, वो तुमने मेरे मार्क्स के रिस्पेक्ट में निकाले। अगर तुम यही वर्ड ऐसा बोलते कि जिस इंसान को 40 है और तुम्हें 80 है, तो उसके रिस्पेक्ट में फिर तुम्हारा कितना आ जाता है, 2 टाइम्स। तो एक्चुअल में आप रेफरेंस किसको ले रहे हो, आपके उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर भी क्या करता है, वेरी करता है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जिस भी सब्सटेंस की हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, उस चीज़ की डेंसिटी डिवाइडेड बाय आप जिस चीज़ को रेफरेंस ले रहे हो, जिसके रिस्पेक्ट में आप डेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, उन दोनों का रेशो।
जैसे एटॉमिक मास में हम लोग क्या लेते हैं C12 और जो तुम्हारा वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग रेशो लेंगे। अच्छा, अब क्योंकि ये एक रेशो है, दो डेंसिटीज़ का रेशो है, तो मान लेते हैं कि इस ऊपर वाले रेशो की कोई यूनिट रही होगी और इस नीचे वाले रेशो की भी कोई ना कोई यूनिट रही होगी, राइट। तो ऑब्वियसली ये दो सेम क्वांटिटीज़ का रेशो है, तो इसीलिए जो रिलेटिव डेंसिटी होती है ये तुम लोगों की एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। एब्सोल्यूट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी थी तुम लोगों की, जिसके पास यूनिट थी kg पर मीटर क्यूब या ग्राम पर ml, बट इसके पास कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज इट इज़ अ रेशो, राइट। अच्छा, वैसे ही जैसे आपका एब्सोल्यूट डेंसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी थी, रिलेटिव डेंसिटी तुम्हारा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं अगेन कि मान लेते हैं मेरे पास रिलेटिव डेंसिटी है। रिलेटिव डेंसिटी को अगर हम लोग सॉलिड या फिर लिक्विड के लिए अगर ले रहे हैं तो क्या, और अगर मैं गैस के लिए उसको मेजर कर रही हूँ तो क्या, जैसे ऊपर किया था। तो ऐसे में अगर तुम्हें रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने को कही जाए तो तुम कैसे करोगे, उस पर्टिकुलर सॉलिड या लिक्विड की डेंसिटी जिसकी आपको निकालनी है, राइट, और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट सॉलिड और लिक्विड जिसको आपने क्या चूज़ करके रखा है, रेफरेंस चूज़ किया है या फिर जिसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो, तुम जो भी बोलो, राइट। और अगर मैं लेकिन अभी अगर मान लेते हैं इफ़ हम लोगों ने इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, अगर सॉलिड एंड लिक्विड के केस में मैंने यहाँ पर अगर रेफरेंस ले लिया होता पानी, ठीक है, रेफरेंस हमने ले लिया होता H2O, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस वाला H2O, ठीक है। अगर मैं रेफरेंस किसको ले लूँ, H2O को ले लूँ, वो भी 4 डिग्री सेल्सियस वाले H2O को, तो ये फॉर्मूला देखो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। किस चीज़ की रिलेटिव डेंसिटी, आपके क्या कहते हैं उस पर्टिकुलर सॉलिड की या उस पर्टिकुलर लिक्विड की डिवाइडेड बाय किस चीज़ की डेंसिटी, वाटर की डेंसिटी, लेकिन वो भी वाटर कौन से डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हम लोग रिलेटिव डेंसिटी में सॉलिड और लिक्विड के लिए रेफरेंस वाटर को ले लेते हैं और वो भी तुम्हारे 4 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर को, तो वो जो रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है, उस रिलेटिव डेंसिटी के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ किया जाता है एंड दैट स्पेसिफिक वर्ड इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। इस वर्ड को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या है कि कितनी उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ वापस से गैस वाले फेज में। अच्छा, वन मोर थिंग कि एक्चुअली में जो आप लोगों की डेंसिटी होती है पानी की 4 डिग्री सेल्सियस पर, वो होती है 1 ग्राम पर ml। लो, ये और एक और शॉकिंग चीज़, और ये शॉकिंग नहीं, इसको आपको याद भी रखना है कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी की डेंसिटी कितनी हो जाती है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम लोग किस पॉइंट पे, तुम लोगों के वापस से गैस वाले में। अगर मान लेते हैं मुझे रिलेटिव डेंसिटी किसी गैशियस चीज़ की निकालनी है, तो उस पर्टिकुलर चीज़ की डेंसिटी डिवाइडेड बाय, ठीक है, आपको दूसरी गैस की डेंसिटी जिसको तुम क्या लेना चाहते हो, रेफरेंस लेना चाहते हो, राइट, ऐसे ही करोगे। लेकिन अगर मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि इस केस में हम लोगों ने इफ़ इन केस ऑफ गैस, यहाँ पे रेफरेंस हम लोगों ने पानी जो कि आपका 4 डिग्री सेल्सियस पे है उसको ना लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिया होता आपका रेफरेंस H2 को, अगर मैंने ले लिया होता है। ध्यान रखना, सॉलिड एंड लिक्विड्स के केस में आप रेफरेंस वाटर को लेते हो और गैस के केस में आपका रेफरेंस हमेशा क्या होता है, H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। तो ऐसे केस में यही रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया होता, उस पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी। तो जैसे वहाँ पर उस पर्टिकुलर रेशो को एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वैसे ही यहाँ पर भी इसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, दैट स्पेशल नेम इज वेपर डेंसिटी, ठीक है। जैसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं, आपका VD, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, VD, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है, क्लियर है। इसी फॉर्मेट में तुम इसको अपने नोट्स कॉपी में भी लिखोगे, कोई डेफिनेशंस वगैरह हम लोग लिखने नहीं जा रहे हैं, बस कंसेप्चुअली वो चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी एक तरीके की रिलेटिव डेंसिटी ही है किसी भी गैस की, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में हम किसको लेंगे, हमेशा हाइड्रोजन को लिया करेंगे, ठीक है। बस उसी चीज़ को हम लोग वेपर डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से एक डेरिवेशन मैं कर रही हूँ, उस डेरिवेशन को ध्यान से देखोगे, क्योंकि ये जो डेरिवेशन से फॉर्मूला निकलेगा, इस फॉर्मूले को हम लोग काफ़ी जगह यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे जो आपकी वेपर डेंसिटी है, वो वेपर डेंसिटी क्या है, उस पर्टिकुलर गैस की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा डेरिवेशन यहाँ नीचे कर दे रही हूँ, एक काम करते हैं उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है, 2 मिनट। चलो अब देखो जरा, जैसे अगर तुम लोगों के पास लेट्स से ये इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ पे जो आपका एन है, इसे मैं क्या ले सकती हूँ, इसे मैं ले सकती हूँ मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, क्योंकि ऑब्वियसली गैस की बातचीत हो रही है, अगर वो इनर्ट गैस नहीं रही तो फिर एटॉमिक मास आएगा, बट जो भी होगा इसको चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग, हम लोग तो मोलर मास ही लिखते हैं। तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब एक काम करो, वो मोलर मास को ले जाओ अपने प्रेशर के पास, तो प्रेशर के पास पहुंच गया तुम लोगों का मोलर मास, ठीक है। मास के नीचे में आ गया अपॉन में वॉल्यूम, ये आ गया वॉल्यूम, इनटू में आर टी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन क्या क्रिएट हुई, पी मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास एंड मास बाय वॉल्यूम इज नथिंग बट डेंसिटी। तो देखो वही पी वी इक्वल टू एन आर टी की इक्वेशन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डी आर टी में, बराबर है, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, आपके डी आर टी डेंसिटी में, ठीक कह रही हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पूछूंगी कि व्हाट डू इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, तो तुम कहोगे प्रेशर मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका मोलर मास है डिवाइडेड बाय आर टी, बराबर इसी चीज़ को मैं डेंसिटी कहूँगी। तो ऐसे केस में यहाँ पे जब मुझको डेंसिटी ऑफ गैस निकालना है, तो क्या इस डेंसिटी ऑफ गैस को मैं ऐसा नहीं लिख सकती, प्रेशर ऑफ दैट गैस बराबर इनटू आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस जिसकी डेंसिटी तुम्हें निकालनी है, अपॉन में आर जो कि एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और डिवाइड बाय टेम्परेचर, अपॉन में उस गैस का टेम्परेचर, ठीक है। नीचे में क्या आ जाएगा, प्रेशर किसका, हाइड्रोजन गैस का, इनटू मॉलिक्यूलर मास किस चीज़ का, हाइड्रोजन गैस का, अपॉन में क्या आ जाएगा आर, और यहाँ पे टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस का। अब एक बात याद रखना, जब भी हम लोग ये वेपर डेंसिटी वाला टर्म डिफाइन करते हैं ना, तो वेपर डेंसिटी वाले टर्म में आप जो गैस ले रहे हो और जो आपका रेफरेंस है हाइड्रोजन गैस, गैस मतलब जिसे कैलकुलेट करनी है जिसकी डेंसिटी, ठीक है, इन दोनों की जो आपको रखना पड़ता है इन्हें सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। ऐसा नहीं हो सकता करके कि हाइड्रोजन गैस के लिए अलग टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस और कैलकुलेट करने वाली गैस के लिए कुछ अलग, ठीक है। तो देखो ऐसे में क्या हो जाएगा, अब अगर ये दोनों कंडीशन सेम है तो ये गया, आर टी वाला टर्म भी तुम्हारी तरीके से पूरा उड़ गया। तो इनडायरेक्टली क्या मैं तुमसे ऐसा कह सकती हूँ कि वेपर डेंसिटी यहाँ से निकल कर आ गई कि जिस गैस का आपको डेंसिटी कैलकुलेट करनी थी उस गैस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर मास, जो कि कितना होता है 2। तो यही तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोगों को आगे बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, कि किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो उसकी वेपर डेंसिटी के क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है करके, ये लो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमेशा हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में करना है, अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वेपर मतलब डेंसिटी अगर लेते हो तो वो वेपर डेंसिटी कहलाती है, अगर कोई दूसरी गैसेस लोगे तो फिर वो वेपर डेंसिटी नहीं होगी। बस तो यही हम लोगों का डेंसिटी को लेकर प्रवचन थे, ठीक है। तो इसमें याद रखने वाली चीज़ें क्या है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, H2O को किसके लिए रेफरेंस लिया जाता है, और व्हाट डू यू मीन बाय वेपर डेंसिटी, ठीक है। और उसके बाद वेपर डेंसिटी का ये आखिरी में जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये वाला फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखना आगे यूज़ करेंगे, तो ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए। बस इतना याद रखना कि यहाँ पे क्योंकि मैंने हाइड्रोजन गैस को अपना रेफरेंस लिया इसीलिए यहाँ पे 2 आया, ठीक है। और मोलर मास कैसे आया है, ये इस तरीके से, और किस तरीके से पी वी इक्वल टू एन आर टी को हमने दूसरी इक्वेशन पी इंटू मोलर मास इंटू डी आर टी में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है आइडियल गैस को, और आइडियल गैस के साथ साथ ये याद रखना है डेंसिटी में उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद क्या रखना हो तो तुरंत हाथों हाथ डिराइव हो जाता है। और थर्ड पार्ट आपको ये वाला याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें मैं छोटे छोटे क्वेश्चन बता देती हूँ, जैसे कि तुम्हें कैसा क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल में आपको वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो वैसे अगर वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करने को कही जाए, ठीक है, तो वैसे तो हम हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बोला है कि उसको तुम्हें मीथेन के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है। तो बताओ क्या निकालेंगे इसकी वेपर डेंसिटी का, इसमें सोल्यूशन क्या हो जाएगा,
जिस भी चीज़ की वेपर डेंसिटी निकालनी है, ठीक है, उस पर्टिकुलर गैस का मॉलिक्यूलर मास बराबर और डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसका मॉलिक्यूलर मास। तो SO2 का कितना होता है 64, CH4 का होता है 16, सो दैट कम्स आउट टू बी 4 करके, बराबर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे एक और छोटा सा नन्हा मुन्ना सा। तो ये बोला गया है कि एट STP, ठीक है, STP में आपके पास एक गैस है, उस गैस का तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है 7.5 लीटर, ठीक है, और उस पर्टिकुलर गैस का तुम्हें वेट दिया हुआ है, यानी कि मास दिया हुआ है 16 ग्राम। केमिस्ट्री में मास और वेट एक ही चीज़ें होती हैं। तुम्हें ये कैलकुलेट करना है कि उस पर्टिकुलर गैस की वेपर डेंसिटी कितनी होगी। तो हमने जो चीज़ पढ़ी है, देखो उस पढ़ी हुई चीज़ के अकॉर्डिंग हमें वेपर डेंसिटी के लिए अगर ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि किसको रेफरेंस लेना है, तो हम रेफरेंस तो हाइड्रोजन को ही लेंगे, है ना। तो फॉर्मूला तो हमारा यही रहेगा कि जिस गैस की आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है वो डिवाइडेड बाय जो आपका मॉलिक्यूलर मास रहेगा किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के देखो मॉलिक्यूलर मास से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, तो 2 निकल के आ ही जाएगा। बट गैस का मैं मॉलिक्यूलर मास क्या पुट करूँ, तो देखो यहाँ से हमने थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे किस तरीके से, कि हमें पता है कि STP यानी कि एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर। तो अगर आपके पास 7.5 लीटर्स है तो बताओ कितने मोल्स रहे होंगे। तो यहाँ से तुम सबसे पहले क्या निकाल सकते हो, मोल्स निकाल सकते हो। तो तुम्हारे पास यहाँ से मोल्स कितने आ जाएंगे बताओ निकाल कर, ये आ जाएगा 7.5 डिवाइड बाई 22.4, इतने मोल्स हैं तुम्हारे पास। अब क्योंकि तुम्हारे पास मोल्स आ गया तो हमें मोल्स का फॉर्मूला पता है। मोल्स क्या होता है, आपका वेट यानी कि मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, राइट। तो अगर मुझे मोलर मास कैलकुलेट करना होगा तो मुझे मास और मोल्स को डिवाइड करना होगा। तो मास कितना दिया है 16 डिवाइडेड बाय उसका मोल्स, तो मोल्स कितने दिए हुए हैं नीचे में 7.5 और ये 22.4 ऊपर, तो ये मोलर मास आ जाएगा, राइट। इसकी पूरी कैलकुलेशंस कर लेना, मैंने ऑलरेडी ये करके रखी हूँ। तो ये मेरा निकल के आता है 48। तो यहाँ पे जब मैं 48 पुट कर दूंगी तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास कितनी, 24 करके, ठीक है। तो इस तरीके के छोटे छोटे सवाल तुम्हारे पास आ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया है वगैरह वगैरह करके, ठीक है। तो मुझे लगता है इसमें कोई गड़बड़ी करोगे करके, ठीक है। एक सवाल बस मैं और बता देती हूँ, फिर हम इस चीज़ को ओवर करेंगे। फिर आगे जो मैंने कहा था कि तुम्हें कुछ यूनिट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, वो यूनिट्स वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो कैसा दिया है, आपको दिया है कि द डेंसिटी ऑफ एयर एट STP, तुम्हारे पास एक एयर है, उस एयर की डेंसिटी STP पर तुम्हें दी हुई है 0.001287 ग्राम पर ml, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें अब यहाँ पे फाइंड करनी है उसकी वेपर डेंसिटी। तो ठीक है ना, लेकिन हमारे पास एयर का मॉलिक्यूलर मास तो है ही नहीं, हमारे पास तो एयर की डेंसिटी है। तो मैं एयर की डेंसिटी कैसे निकालूं, मतलब एयर की डेंसिटी मैं कैसे करूं। तो तुम ये देखो कि एयर की डेंसिटी तो मैं नहीं निकाल सकती, इतना तो मुझे दिमाग में आ चुका है करके, है ना। ये जो चीज़ मतलब क्या सा इसका मॉलिक्यूलर मास तो मैं नहीं निकाल सकती क्योंकि वेट नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। तो फिर वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो हमें ये समझना होगा कि वेपर डेंसिटी कुछ और नहीं बल्कि ये रेशो है, ठीक है। किस चीज़ का रेशो है, उस चीज़ का मतलब डेंसिटी जिस चीज़ की निकालनी है डिवाइडेड बाय, अगर रेफरेंस नहीं दिया है तो हाइड्रोजन की डेंसिटी, राइट। तो अभी हमें डेंसिटी ऑफ एयर दी हुई है, कितनी दी हुई है, तो डायरेक्टली यूज़ करो ना उसको 0.01287, लेकिन इस बार हाइड्रोजन की डेंसिटी नहीं दी हुई है। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी निकालना कौन सी बड़ी बात है। अगर मैं तुमसे सिंपल पूछती इस वाले कंसेप्ट को यूज़ करके कि एब्सोल्यूट डेंसिटी हाइड्रोजन की निकाल कर दिखाओ, तो तुम बोलते हो कि हाइड्रोजन का देखो गैस के लिए कैसे निकालते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, उस पर्टिकुलर गैस का मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका मोलर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होता है इसका मोलर मास 2, और STP पे उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। बट क्योंकि मुझे ऊपर वाली क्वांटिटी ml में है तो नीचे भी हम लोग उसे किस में यूज़ करेंगे, ml में। इस कैलकुलेशन को कर लेना, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या निकल के आ जाएगी, वेपर डेंसिटी। तो हमेशा इस तरीके से मत बैठे रहना कि वेपर डेंसिटी को हम तो मोलर मास के टर्म्स में निकालेंगे, ठीक है। आप उसको बिना मोलर मास वाले टर्म्स के भी निकाल सकते हो, राइट। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस
ठीक है, एक गैस है ए, उसके बारे में बोला गया है कि उसकी वेपर डेंसिटी डबल है किस चीज़ के, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस बी के। ठीक है, गैस बी की वेपर डेंसिटी के डबल है। अब तुमसे बोल रहा है कि जो आपके पास गैस बी है, उस गैस बी का जो मोलर मास है, वो मोलर मास तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, ऑफ गैस बी, ये तुम्हारे पास है m। ठीक है, तो तुम्हें फाइंड करना है कि उस गैस ए का मोलर मास कितना होगा। वेरी इजी, राइट। कंडीशन क्या दी हुई, वेपर डेंसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द वेपर डेंसिटी ऑफ बी। तो देयरफॉर वी कैन से दैट कि वेपर डेंसिटी ऑफ ए बाय वेपर डेंसिटी ऑफ बी, इस चीज़ का रेशियो आपके पास दिया है 2:1। डन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे वेपर डेंसिटी अगर मुझे ए की निकालनी होगी तो मैं कैसे निकालूंगी, उस पर्टिकुलर गैस का मोलर मास, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अगर मुझे वेपर डेंसिटी बी की निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, उस पर्टिकुलर गैस का मोलर मास, ठीक है, और डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों ही क्वांटिटी का मैंने रेशियो ले लिया, तो वी डी ए अपॉन वी डी बी, ये तो ऑलरेडी मेरे को दिया है 2:1, ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल हो गया। ए का तुम्हारे पास कोई मोलर मास नहीं है, लेट इट बी एक्स, और जो तुम्हारा बी है उसका मोलर मास दिया है एम। तो इस तरीके से मोलर मास ऑफ ए ये निकल के आ जाता है ट्वाइस दी एम, ये ऐसा। तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चंस यहाँ से क्रिएट हो सकते हैं, बट वो वेपर डेंसिटी का जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया था ना, उसको तुम्हें याद रखना है। डन। तो फिर अभी हम लोग आगे यूनिट्स वाला काम कंटिन्यू करते हैं। एंड जो लॉ है, मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में कहा, लॉज जो तुमने पढ़े थे 10th में, 9th में, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, एटलीस्ट ये वाला पार्ट कैसा रिवाइज करके रखना, ताकि जब तो मैं पढ़ाऊँ तो वो चीज़ कैसे ईजी हो जाए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को लॉस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लॉस से सवाल कैसे बनते हैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है करके। ठीक है, ओके, फिर यहीं पे अभी ओवर करते हैं इस चीज़ को।